मोहब्बत के मझधार में फंसी दिल की कश्ती अक्सर हमें किनारे से बहुत दूर बहा देती है। इश्क की आंधी अक्सर हमें नजर ही नहीं आती और कभी कभी नजर आते हुए भी हम उसे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन इस बेहोशी की धुंध में भी हमारा दिमाग हमें एक सिग्नल भेजता है कि तुम भटक रहे हो, आगे खतरों का भंवर है, सतर्क रहो। भूमि प्रपूर्णा शुभा सावित्री च सरस्वती सुरनदी सत्याव्रता रुन्धति। खुश हो? बहुत। और तुम? मैं भी। पर कमल, अगर वृंदा को पता चल गया तो? आरती देखो, अब हम दोनों एक रिश्ते में हमेशा हमेशा के लिए बंध गए हैं। पर वो तुम्हारी पहली पत्नी है। जानता हूँ आरती, जरूरत पड़ने पर मैं देख लूंगा। अक्सर सच बोलना तबाही मचाता है और सच ना बोलना एक टाइम बॉम्ब होता है जो कभी भी बेवक्त फट सकता है। सच एक गुमशुदा साए की तरह लौट ही आता है और हमारी रूह को दस्तक देकर कहता है कि काश तूने अतीत में थोड़ी और समझदारी से काम लिया होता। काश। आज भी रात भर बाहर रहोगे? रात भर का क्या मतलब है वृंदा? दिन रात ऑफिस में काम चल रहा है ना, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं जिन्हें टाइम पर खत्म करना है। सच बताओ कमल, तुम रातें किसी और के साथ तो नहीं बिता रहे हो ना? मैं दिन रात एक कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे और हमारी बेटी सोनाली के लिए। साहब, वो मैडम आपके बारे में कुछ पूछ रही थी। किस बारे में? यही कि आपका कुछ चल रहा है करके, कोई गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तूने उन्हें कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं साहब, कुछ बताया तो नहीं है, लेकिन साहब मेरे को लगता है ना कि आपको मैडम को बता देना चाहिए। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बल्कि इस फॉल सीलिंग को एक पेस्टल शेड दे दो। सर लेकिन क्लाइंट के ओरिजिनल डिज़ाइन में ये नहीं था। डिज़ाइन कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं ना, जो बदली नहीं जा सकती। मिस किया तुम्हें। कमल, तुम हमेशा के लिए आ जाओ ना यहाँ पर। आरती, तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता, फिर भी तुम पूछ रही हो। बेटी को छोड़कर आ जाऊं? ठीक है, मत आओ। नाराज क्यों होती हो? बात को समझो ना। अच्छा, आज के लिए तो रुक जाओ। मैं रात को यहाँ नहीं रुक सकता। वृंदा को भी शक होने लग गया। वृंदा, बेटी, काम और तुम? चिंता मत करो, मैं वहां और यहाँ के बीच में कुछ वर्कआउट कर लूंगा। सर ओके? चलो सोनाली, सो जाओ, 11:30 बज गए हैं। हाँ सोनाली, लड़की बिना। मम्मा 11:30 बज गए, चलो सो जाओ। कम ऑन मम्मा, only 10 minutes last game मम्मा, please मम्मा। ओनली 10 मिनट्स। 15 minutes। पॉसिबल नहीं है कि तुम वृंदा को छोड़ दो और हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ? डार्लिंग, वृंदा को डिवोर्स दे दो, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अरे ये मैसेजेस मुझे किसी ने फॉरवर्ड किए हैं जोक्स की तरह। वृंदा को डिवोर्स दे दो,
मैं तुम्हारा और इंतज़ार नहीं कर सकती। ये मैसेज तुम्हें किसी ने फॉरवर्ड किया है जोक की तरह। 44456678। ये नंबर किसका है? आरती का। जो तुम्हारे ऑफिस में काम करती है, तुम्हारी असिस्टेंट। मेरी एसोसिएट। तुम उसे अपने ऑफिस और जिंदगी दोनों से निकाल दो। दोनों पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि मैंने आरती से शादी कर ली है। सोनाली के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? उसे पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? अगर तुम चाहो तो सोनाली को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। और तुम 2 जिंदगियां जियोगे, 2 झूठ के साथ। सब कुछ पहले जैसा रहेगा। ये घर तुम्हारा और सोनाली का रहेगा, सेविंग्स भी तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा। सिर्फ तुम उसके। वृंदा, मैं उससे प्यार करता हूँ। प्यार तो कभी तुम मुझसे भी करते थे ना। प्यार का तुम्हारी जिंदगी में कोई मतलब नहीं रहा। वृंदा, हमारे बीच में अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा है। देखो, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। दोनों घरों को खुश रखूंगा। कहाँ रहती है वो? वो तुम्हें कभी बॉदर नहीं करेगी, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें और सोनाली को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये प्रॉमिस तो तुमने आरती से भी किया होगा। नाराज तो होगी ना, कोई भी होगा, तुम, मैं, कोई भी। और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि वो हमारी सिचुएशन को समझेगी और मान भी जाएगी। अच्छा है, साफ साफ बात हो गई। अब हफ्ते में मैं कुछ दिन और रातें यहाँ गुजारूंगा और कुछ वहाँ, और अपनी बेटी सोनाली को इसके बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं चलने दूंगा। और अगर वृंदा ने उसे बता दिया तो? वृंदा नहीं बताएगी। वृंदा सोनाली से उतना ही प्यार करती है जितना कि मैं करता हूँ। क्या जिंदगी और प्यार इतनी आसानी से बट पाते हैं? क्या टूटे दिल और घर कानून और इंसानियत के दायरे में रह पाते हैं? कमल, वृंदा और आरती के त्रिकोण का चौथा कोण अब रंग दिखा रहा था। चाहत और नफरत के बीच की लकीर अब धुंधली होती जा रही थी। मैम, आप अंदर जा सकती हो। मैं आई कम इन? सुमन राहेजा, प्लीज करें। आप हमारे कंपेटिटर की क्लाइंट सर्विस मैनेजर रह चुकी हैं, जॉब क्यों छोड़ी? एक्चुअली सर, पिछले साल मेरी एंगेजमेंट हो गई थी एंड माई इन-लॉज डिडंट वांट मी टू वर्क। तो अब उन्होंने अपना माइंड चेंज कर दिया? नो, एक्चुअली मेरी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है और मैं लाइफ नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। वेलकम टू लिविंग वॉल्स डेकोर। थैंक यू। तो कहाँ ढूंढ रही हो फ्लैट? एक फ्लैट बांद्रा में देखा है, बट मेरे बजट का नहीं है। मेरे बजट से बाहर तो नहीं है ना? तुम क्यों? मैं क्यों? देखो कमल, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। जवाब है आई लव यू। वृंदा मेरे बारे में जानती है? तुम चाहती हो कि वो जाने? वाइफ है तुम्हारी। वो सिर्फ जिम्मेदारी है मेरी। और मैं? तुम मेरी जान हो।
पहली पत्नी के साथ टूटा रिश्ता सिर्फ बेटी के कारण टिका हुआ था। दूसरी पत्नी के साथ का रिश्ता कानूनी और जज्बाती मझधार में डोल रहा था। और अब कमल का दिल किसी तीसरे के लिए धड़क रहा था। क्या सक्सेसफुल स्मार्ट इंटीरियर डिजाइनर कमल को हर बार सच्चा प्यार हो रहा था, या फिर ये एक दिल फेंक आदत थी जो झूठ और बेवफाई के कंधों पर खड़ी होकर जुर्म को न्योता दे रही थी? अरे प्रशांत, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नमस्ते आपी। हाँ सब ठीक है, बस पास से निकल रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलो। अच्छा। ये मेरा दोस्त है कपिल, इसकी यहीं पास में ड्यूटी लगी है। वैसे बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आए हो, मैं लंच करने ही वाली थी। आ जाओ, तुम लोग भी कर लो। अरे थोड़ा चावल भी लो ना। नहीं भाभी, बस बस। तुम लोग कुछ खा ही नहीं रहे हो। करें? चलना करते हैं। भाभी मैं चलता हूँ, हम निकलते हैं। हाँ ठीक है। तेरे को हो क्या गया? इतने दिन की प्लानिंग, इतनी मगजमारी और एकदम टाइम पे तेरी हवा फुल। मेरे से नहीं होगा यार। सोचना एक चीज है, करना एक चीज है। वो आरती भाभी, उसका चेहरा मेरे से नहीं होगा यार। चल करते हैं। अभी मेंटल है क्या? एक टाइम एकदम साधु बनना है और फिर कहता है कि चल करते हैं। अब सब सेट है, करते हैं। चल। अरे प्रशांत, क्या हुआ? भाभी वो इसका फोन यहाँ छूट गया है। फोन छूट गया? मैंने तो देखा नहीं, बजा भी नहीं है। मैंने कॉल किया था लेकिन इसने साइलेंट पे किया हुआ है। अच्छा तो फिर आके देख लो, यही होगा कहीं पे। आ जाओ, देख लो सोफे पे हो। प्रशांत, क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? आनंद कुलकर्णी, सोसाइटी का सेक्रेटरी। मैंने ही आपको फ़ोन किया था। सर यही फ्लैट है जहाँ से बात आ रही है। सर एक्चुअली कल दूध वाले ने इधर दूध रखा, फिर सुबह किसी ने दूध उठाया ही नहीं, तो उसने जाके वॉचमैन को बोला। वॉचमैन ने मेरे को आके बताया। कोई रिश्तेदार का कांटेक्ट? हाँ, उनके हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया, वो आते ही होंगे।
सर, रूम में सारा सामान बिखरा पड़ा है, चोरी जरूर हुई है। लेकिन दरवाजा खोला गया, फोर्स्ड एंट्री नहीं हुई। हटिए। आरती कहाँ? आप हस्बैंड में? हाँ जी। सर प्लीज, आरती क्या आरती? सर एंट्रीज के हिसाब से पिछले 3 दिन से यहाँ कोई नहीं आया। सर जी, कमल साहब सोम मंगल बुध 3 दिन यहाँ रहते हैं, इसके अलावा और कोई कभी यहाँ नहीं आता। सर, लॉबी और गेट के रजिस्टर्स में कोई एंट्री नहीं है और घर में ज़बरदस्ती घुसने के कोई निशान भी नहीं। सर, वॉचमैन बता रहा था कि सोम मंगल बुध पति रहता था यहाँ, बाकी के दिन पत्नी अकेली रहती थी। बाकी के 4 दिन कहाँ रहती? ये दूसरी बीवी है, बाकी के 4 दिन ये पहली बीवी के साथ। मिसेस सावंत, 2 दिन से दूध के पैकेट बाहर ही पड़े हैं। इसका तो ये मतलब हुआ कि 2 दिन से आपकी अपनी पत्नी आरती से फ़ोन पर भी बात नहीं हुई। नहीं हुई थी बात, काम में था, टाइम ही नहीं मिला। आज फ़ोन करने वाला था कि ये खबर आ गई। देखिए, हमें लगता है कि मर्डर के साथ साथ चोरी भी हुई। क्या आप बता पाएंगे क्या क्या चोरी हुआ? उसे गहने खरीदने का बहुत शौक था, ढेर सारे गहने थे उसके पास, उसने वो लॉकर में बंद रख दिए। लेकिन अब ये लॉकर तो खाली है। तुम कौन हो? साहब, मैं प्रशांत साहब, कमल सर का ड्राइवर। ये मेरा लाइसेंस। बल्कि ये आरती कौन थी? तुम्हारे आने से पहले कमल सर की एसोसिएट डिजाइनर थी। सर की वाइफ भी थी। वाइफ? फिर वृंदा? वृंदा मैम कमल सर की पहली वाइफ है और आरती उनकी सेकंड वाइफ थी। सर, आरती को उस दिन कोई भी ऐसा कॉल नहीं आया था जो गड़बड़ लगे। मतलब जो भी आया बिना कॉल किए आया? और विजिटर्स बुक में भी कोई एंट्री नहीं है सर। ये किसी करीबी लोगों का काम लगता है ज़्यादा। बिना एंट्री किए बिल्डिंग में दाखिल हुआ, बिना कॉल किए बेल दबाया, आरती ने उन्हें अंदर आने दिया और ये लोग सीधा बेडरूम में गए और आरती को मार दिया। सर, ये कमल सावंत, इसने 2 दिन में एक बार भी अपनी बीवी को फोन नहीं किया। ये भी थोड़ा ऑफ लगता है। और इसे रजिस्टर में एंट्री भी नहीं करनी पड़ती। आरती और वृंदा एक दूसरे के बारे में जानते थे? दोनों एक दूसरे से मिले थे? नहीं। ये दूसरी शादी आप पर भारी तो नहीं पड़ रही थी मिस्टर सावंत? बिल्कुल नहीं। आरती और मैं एक दूसरे से बहुत खुश थे। हाँ, पर आरती खुश थे। वृंदा जी ने सब कुछ मैच्योरली अपना लिया था, फिर इस कहानी में नाखुश बन गए। ऐसा थोड़ी होता है सब खुश और मर्डर हो जाए। चोरी भी तो हुई थी। चोरी शायद भरोसे की हुई थी मिस्टर साहब। आप कहना क्या चाहते हैं इनसे? आपके घर के नौकरों से हमने पूछताछ की, घर की चाबियां किसी के पास है? हाँ, नहीं है। तो जो भी हत्यारा है आपकी बीवी का, वो कोई ऐसा आदमी है जिसे रजिस्टर में साइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ताला खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और उसकी इतनी हिम्मत थी कि वो आरती जी के बेडरूम तक गया। यानी कि यह कत्ल किसी ऐसे आदमी ने किया या करवाया है जो आरती जी के बेहद करीब था। जैसे क्या बकवास कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? आपने आरती जी का कत्ल करवाया या खुद किया है मिस्टर सावंत? मैं आरती से प्यार करता था, मैंने उससे शादी की थी,
पत्नी थी वो मेरी। दूसरी पत्नी थी? हाँ, तो क्या हुआ अगर वो मेरी दूसरी पत्नी थी तो? दूसरी बार प्यार नहीं होता है? शादियां नहीं होती? जरूर होती हैं, लेकिन कत्ल सिर्फ एक बार होता है, और यकीन कीजिए हमेशा पकड़ा जाता है। हाँ सर, आरती हमारे यहाँ काम करती थी, लेकिन कमल सर और आरती का फिर कब शुरू हुआ, कब उन दोनों की शादी हो गई, हमें पता ही नहीं चला। उनकी पहली बीवी वृंदा, वो भी यहीं काम करती थी पहले? नहीं सर। उन्होंने करवाया होगा ये मर्डर? ये सब मुझे कैसे पता होगा? बोलो सुमन। मैं क्या बोलूँ? सुमन, आई एम सॉरी। देखो, मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा टाइम है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि झूठ के अंधेरे में मैं भी बहुत खुश नहीं हूँ। वृंदा सावंत? जी, मैं आरती से कभी नहीं मिली। आपको आरती पर ज्यादा गुस्सा था या अपने पति कमल पर? खोट मेरे पति में थी, पर मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। पति का कुछ नहीं कर सकती थी, और आरती का? जलन बड़ा खतरनाक जहर होता है। जी, मैं आरती से नहीं जलती। हाँ, पर उन औरतों से जरूर जलती थी जो ऐसे पति को छोड़ने की हिम्मत रखते हैं। वो हिम्मत मुझ में नहीं थी। बढ़ती बच्ची है घर में, जिसे एक स्टैंडर्ड की ज़िंदगी जीने की आदत है। मेरा अपना कोई करियर नहीं है, माँ बाप का दिया कुछ भी नहीं है। क्या कमाते और क्या घर चलाते। छोड़ना चाहते हुए भी मैं अपने पति को छोड़ नहीं पाई, और इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाई कि मैं खुद की जान ली। इसलिए तुमने आरती को मार दिया? जी, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं आरती से आज तक नहीं मिली। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा घर और मेरा दिल दोनों मेरे पति ने तोड़ा है। आरती की जगह कोई और लड़की भी हो सकती थी, पर मेरे पति तो वही रहते हैं ना। सर, कमल, आरती और वृंदा तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स एकदम साफ हैं। कोई गड़बड़ नहीं, कोई साजिश नहीं। और दरवाजा तोड़ा नहीं गया? बिल्डिंग के रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं, फिर कोई अंदर घुसा कैसे? मर्डर किया कैसे? उस दिन कमल की फोन लोकेशन क्या है? मैंने चेक किया सर, क्लीन है। पर एक बात है सर। क्या? कमल, आरती और वृंदा, इन तीनों ने इन 3 दिनों में एक नंबर से कई बार बात की। किसका नंबर है? प्रशांत, कमल सावंत का खास आदमी और ड्राइवर। मैंने उसकी हिस्ट्री निकाली सर, कई सालों से कमल सावंत के लिए काम कर रहा है। फिर तो उसे कमल सावंत की रंगीन हिस्ट्री काफी अच्छी तरह से पता है। खुश हो ना आप? हाँ, बहुत खुश हूं कि तुम खुश नहीं। तुमने अपना घर तोड़कर उसका घर बसाया। अपनी बेटी के हक के पैसों से तुमने उसके लिए घर खरीदा, जेवर खरीदे, क्या कुछ नहीं खरीदा। और देखो आज क्या हुआ है। तुम्हारी ही दी हुई चीजों ने उसकी जान ले ली। तुमने मारा है उसे कमल, तुमने। मम्मा, हाँ बेटा, मुझे सब पता चल गया। क्या पता चल गया आपको? पेपर में आया था कि पापा की दूसरी शादी हुई, उनकी दूसरी वाइफ का मर्डर हुआ। साहब, वो पुलिस वाले मेरे को बुला रहे साहब। कुछ बताया उन्होंने क्यों बुलाया? नहीं साहब, कुछ बताया तो नहीं है। इस वक्त मुझे तुम पर बहुत गुस्सा होना चाहिए ना, पर पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। मैं तुम्हारी ये हालत देख नहीं सकती कमल। हाँ साहब, मैं तो कमल सर के और वृंदा भाभी के एकदम घर के जैसा हूँ। आरती से भी करीबी रिश्ता था? हाँ साहब, वो भी बहुत अच्छी थी। देखो प्रशांत, तुमने इन दोनों रिश्तों को करीब से देखा। तुम जानते हो कि ये क्यों बने, तुम ये भी जानते हो कि ये क्यों टूटे। हमसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करो, क्योंकि हम खाल उठा कर ढूंढते हैं। साहब, मुझे तो सिर्फ उतना ही पता होता था जितना कमल सर बोलते थे।
या जितना सुन लेता या देख लेता। कभी आरती के घर जाना हुआ होगा? हाँ सर। कभी अकेले भी गए हो? कमल ने किसी काम से भेजा होगा? हाँ साहब, कमल सर भेजते रहते हैं इधर उधर। 15 मार्च की दोपहर को गए थे ना आरती के फ्लैट? क्या साहब? नहीं मैं नहीं गया था। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि ये फ़ोन रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलते? मुझे पता है कि 15 मार्च की दोपहर को तू आरती के फ्लैट पर गया था। और एक बात बोलता हूँ, तू अकेला नहीं गया था, तेरे साथ कोई और भी था। देख, अब जो भी है साफ साफ सुर में गा दे, वरना रुला रुला के उल्टी करवाऊंगा। हाँ साहब, मैंने आरती भाभी को मार डाला। ये तो मुझे पता है तूने मारा है। मारना चाहता था तू? नहीं साहब, मैं मारना नहीं चाहता था। मेरे से नहीं हुआ यार। सोचना एक चीज है, करना एक चीज है। बहुत डर गया था साहब, मुझे पता था मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। फिर भी मार डाला? लालच में अंधा हो गया था साहब, कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ पैसे चाहिए थे। अबे ओ प्रशांत, तुझे पता है क्या बोल रहा है? तू एक बार उसके कहने देखेगा ना, तेरा भी दिमाग घूम जाएगा। किसी का फुलटू करने का मतलब खाने का काम नहीं है बे। एक तो अंदर घुसेंगे कैसे, फिर बाहर कैसे निकलेंगे? अपने ऊपर कभी कोई शक नहीं होगा। मैं आरती भाभी के घर ऐसे आता जाता हूँ जैसे अपने कमल सर। सिर्फ गहनों के लिए आरती का कत्ल किया? हाँ साहब। प्रशांत, क्या हुआ? प्रशांत याद रखना, 50-50। मामला थोड़ा ठंडा हो जाने दे, फिर बंटवारा करेंगे। चल। कहने कहाँ है? और ये कपिल कहाँ मिलेगा? ज्ञानी रिश्तेदार के घर पे छुपा है। प्रशांत, तूने मेरे को फंसा दिया रे। तेरा चोरी करने का इरादा कभी था ही नहीं सालिया। तेरे को सिर्फ उस औरत का मर्डर करने का था, सच है ना? अरे अब तो बता दे, किसके कहने पे ये सब किया तूने? अभी सॉरी बोल ना। आपके खास आदमी प्रशांत और उसके दोस्त कपिल ने मिलकर आपकी पत्नी का कत्ल किया मिस्टर साहब। लेकिन हमें शक है कि यह कत्ल सिर्फ गहनों के लिए नहीं हुआ। मैं प्रशांत से मिल सकता हूँ? सर, 15 मार्च को लंच टाइम में प्रशांत आरती के घर पर था। अरे थोड़ा चावल भी लो ना। नहीं भाभी, बस बस। और उसका कहना है कि उसकी मर्डर करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए वो एक बार घर से बाहर गया, फिर बीच रास्ते से वापस आया और काम तमाम कर दिया। बीच रास्ते में ऐसा भी क्या याद आ गया उसे, या फिर किसी ने कुछ कहा उसको? सर दरअसल 2:15 बजे उसे एक फोन आया। ट्रिपल 4556788। मतलब ये नंबर उस इंसान का है जिसे प्रशांत बचाना चाहता है। प्रशांत, 7 साल से तुम मेरे ड्राइवर रहे हो। हाँ सर। मेरे सबसे करीब के दोस्त रहे हो तुम प्रशांत। हाँ सर। प्रशांत को जिस नंबर से फोन आया था वो नंबर कमल सावंत का नहीं है, लेकिन कमल सावंत ने कई बार उस नंबर पर बात की। इस नंबर से प्रशांत को कई सारे एसएमएस गए थे और सारे एसएमएस प्यार मोहब्बत वाले थे। इतना तो साफ है कि प्रशांत ने ये खून पैसों के लिए नहीं किया। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं सर, मैं सच में लालच में आ गया था। तुम लालच में आकर ऐसा नहीं कर सकते प्रशांत। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सच सच बताओ, वृंदा मैडम ने तुमसे कराया ये सब? मम्मा। हाँ बेटा। मम्मा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, चाहे जो भी हो जाए।
हमने कभी नहीं सोचा था कि 2 शादियों के अलावा कमल का एक और अफेयर चल रहा था जो उसकी दोनों पत्नियों से छुपा हुआ था। आप अच्छा खेले मिस सुमन, पर बाजी हम मार गए। सुमन? लेकिन मैंने तो सुमन को आरती के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं, एक वर्ड नहीं बोला है उसे। चोरी छुपे अफेयर्स पे अफेयर करने का कॉपीराइट सिर्फ आपके पास नहीं है, आपकी नाक के नीचे कई और अफेयर चल रहे हैं। सर जी, प्रशांत ने आरती का कत्ल सुमन के कहने पर किया। मेरे से नहीं होगा यार। हेलो, काम हो गया? नहीं, मेरे से नहीं हो रहा है। क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब है? वो बेकसूर है यार। मेरे अंदर का आवाज कह रहा है मत कर मत कर मत कर। ठीक है, मत कर। और इसके बाद तू भी मत मिल मुझे। सुमन कुछ और सोचते हैं ना। प्रशांत, इतना सोचने के बाद हमने ये फैसला लिया था, हमारे लिए, एक दूसरे के लिए। एक्चुअली ना, तुम्हें वो बात है ही नहीं। मैं तुम्हें ना एक बुरा सपना समझकर भूल जाऊंगी। बाय। नहीं नहीं नहीं, सुमन 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 सुमन, देख रख मत। मैं करता हूँ। गुड बॉय। और काम हो जाने के बाद फोन करना मुझे। हाँ। और सुनो, आई लव यू। ये क्या बकवास है? प्रशांत और सुमन? झूठ है ये हो ही नहीं सकता। हो चुका है, सुमन ने खुद कबूल किया है। कई बार ऐसा होता था कि मैं कमल के साथ मीटिंग्स के लिए जाती थी और प्रशांत मुझे घर ड्रॉप करता था। काफी लंबे अरसे से काम कर रहे हो ना कमल के लिए? हाँ मैडम, 7 साल हो गए। फिर तो काफी करीब होंगे उनके। हाँ मैडम, कह सकते हैं। कमल सर ना मेरे को एकदम फ्रेंड की तरह रखते हैं। प्रशांत, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरा काम है आपको दरवाजे तक छोड़ना, नहीं तो मेरे को रात भर नींद नहीं आएगी। थैंक्स। अब तो नींद आएगी तुम्हें? आएगी। सुनो, सिर्फ कमल ने कहा इसलिए छोड़ने आते हो मुझे यहाँ तक? सुनो, चाय पी कर जाओ। जी? क्यों, नहीं पीनी? नहीं मतलब पीनी है। तो फिर वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। सुनो, मत जाओ। प्रशांत के साथ अफेयर चल रहा था वो हम समझे, पर आरती को क्यों मार डाला? कमल ने मुझे सिर्फ वृंदा के बारे में बताया था, आरती के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। आरती? हाँ, आरती। कमल सर ने बताया नहीं तुमको आरती भाभी के बारे में? नहीं, मुझे तो बस इतना पता था कि उसकी पत्नी का नाम वृंदा है। वो तो उनकी पहली बीवी है ना। यू मीन कमल ने आरती से भी शादी की है? हाँ, कमल सर आरती भाभी से बहुत प्यार करते हैं, जैसे मैं तुमसे। आरती भाभी भी सर को फुल दिल से प्यार करती हैं। वो कुछ भी मांगेगी ना, कमल सर फटाक से हाँ बोलते हैं। मुझे पता चल गया था कि कमल उसकी मुट्ठी में है, वो जो कहे कमल करता है। तब मुझे लगा कि कमल की लाइफ में मैं बस टाइम पास के तौर पर, यूज एंड थ्रो जैसी, और ये मुझे मंजूर नहीं था। मुझे कमल सिर्फ मेरे लिए चाहिए था। तुम्हें कमल नहीं, कमल का पैसा चाहिए था। बिना पैसे का कमल तुम्हारे किस काम का होता? तुम उसके दिए हुए फ्लैट से खुश नहीं थी, तुम्हें हर वो चीज चाहिए थी जो उसने आरती को दी थी। मेरे को ना तुमको आरती भाभी के बारे में बोलने का ही नहीं था। छोड़ो ना उसे, हमारे बारे में सोचो ना। हमारे बारे में सोचने के लिए है कुछ?
देखो प्रशांत, आरती मेरे लाइफ का कांटा है। जैसे ही उसे मेरे बारे में पता चल जाएगा, वो कमल को मुझसे छीन लेगी और कमल मान जाएगा उसे बहुत प्यार जो करता है। मैं तो बस ऐवी हूँ उसके लिए। इससे हमारे रिश्ते का क्या लेना देना? मुझे कमल से सब कुछ चाहिए। तुम भी तो उसके थे जो मैंने छीन लिया उससे। प्यार से ना दिल भरता है, पेट नहीं। अच्छा खाने का शौक हो तो अच्छे खासे पैसे लगते हैं जो ना तुम कमा सकते हो ना मैं। कमल सर कभी नहीं छोड़ेंगे आरती भाभी, और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल। लेकिन आरती भाभी तो कमल को छोड़ सकती है ना, हमेशा के लिए। क्या तुम क्या कह रही हो सुमन? मुझे चाहते हो? हाँ? मेरे लिए मर सकते हो? हाँ। चेहरा तो देखो, चिल। मरने के लिए नहीं कह रही। तो फिर? मरने से मारना आसान है ना? कितनी आसानी से मर्डर के बारे में सोचा तुमने मैडम। आरती को मारकर सारी परेशानियां दूर, सारी दौलत जेब में, सोच के रही थी तुम। अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हो, लानत है तुम पर। काश प्रशांत ने अपने जमीर की आवाज सुनी होती। काश वो आरती के फ्लैट पर वापस ना आया होता सुमन के प्लान को अंजाम देने के लिए। काश सुमन के खतरनाक इरादों को समझते ही प्रशांत ने अपने आप को उससे दूर कर लिया होता। कीमती अफेयर्स, पर कौन से अफेयर ने सबसे बड़ी कीमत चुकाई? प्रशांत और सुमन के अफेयर ने, या कमल और सुमन के अफेयर ने, या फिर कमल और आरती के रिश्ते ने? हम सबको इसके बारे में सोचने की जरूरत है कि जो जज्बात इंसान को जलन की आग में तड़पाता है वो जो भी है, प्यार तो नहीं। प्रशांत, सुमन और कपिल फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं। उन पर मर्डर, चोरी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगे हैं। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। सीमा, सीमा, क्या हुआ? वो कहीं बॉक्स नहीं मिल रहा है। आपने यहाँ रखा था? हाँ, यहीं रखा था मैंने। उस वाले कपबोर्ड में चेक किया? लास्ट कब चेक किया था आपने? याद नहीं, शायद जब बॉक्स लाया था तभी। यार, जब भी मैं कोई चीज यहाँ पे रखता हूँ पता नहीं गायब कैसे हो जाती है। अरे ऐसे चिल्लाने से चीजें क्या मिल जाएगी? एक तो ऐसे खुले में चीजें छोड़ देते हो और ऊपर से इतने टाइम से चेक भी नहीं किया आपने। तुम वहाँ पे क्या ढूंढ रही हो? मैंने इस वाले ड्रॉअर में रखा था। अरे भूल से कहीं और रख दिया होगा आपने। पक्का नहीं रखा था, पता नहीं चीजें कैसे गायब हो जाती है। एक मिनट, ये बक्सा कभी मैंने क्यों नहीं देखा? आप घर लाए तो थे ना? वैसे ही मेरा दिमाग बहुत खराब है। आपने ना ये ड्रॉवर खुला छोड़ दिया होगा और बाई या किसी और ने निकाल लिया होगा। निकाल लिया होगा मतलब चुरा लिया होगा। और क्या? हर कीमती चीज की एक जगह होती है और उस जगह को याद रखना भी उतना ही कीमती होता है। हम सबके साथ कभी ना कभी ये होता है कि हमें कोई जरूरी या कीमती चीज अपनी जगह पर नहीं मिलती है। फिर डाउट, शक, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इन सभी के घोड़े दिमाग की हर दिशा में एक ही समय में दौड़ने लगते हैं और एक विचार बार बार सताता है कि काश मैंने सही जगह चुनी होती, काश मैं सतर्क रहा होता, काश मैंने समय समय पर चेक किया होता, काश मैंने इस मामले को अनदेखा ना किया होता, काश। कैसे हैं योगेश जी? हाँ बढ़िया बढ़िया। लंबे अरसे बाद? हाँ थोड़ा काम में फंसा रहता हूँ। और मार्केट की क्या हाल है?
सच बोलो तो थोड़ा ठंडा है विनायक भाई। ये गेटवे पे अटैक के बाद में आपके बिजनेस पे थोड़ा असर तो पड़ा होगा ना? थोड़ा नहीं, काफ़ी असर पड़ा है विनायक जी, और सुधरने में टाइम भी लगेगा। मैं आपकी चाय बोलता हूँ विदाउट शुगर, अदरक वाली। जी थैंक यू। इम्पॉसिबल योगेश भाई, अगर आपने कुछ लॉकर में रखा है तो उसे वहीं होना चाहिए, और अगर वो वहाँ नहीं है तो आप ही ने उसे निकाला होगा और भूल गया। विनायक जी, मैं एक डायमंड मर्चेंट हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 8 लाख के हीरे अपने लॉकर से निकालूं और भूल जाऊं? योगेश जी, हमारा ये एक रेप्यूटेड बैंक है, यहाँ पे लॉकर खोलने का और बंद करने का एक प्रॉपर सिस्टम है। ये हो ही नहीं सकता कि कोई और आपका लॉकर खोले और उसमें से कुछ निकाले, दैट्स इम्पॉसिबल। हाँ हेलो पारुल, अच्छा सुनो, पिछले 1 साल में मैं क्या हीरे घर लाया हूँ? શું વાત કરો છો તમે? आप हर दूसरे दिन हीरे घर लाते हो, ले जाते हो, इसमें नया क्या है? अरे बाबा, दफ्तर से नहीं, बैंक लॉकर से। क्यों, क्या हुआ? अरे लॉकर से गायब है पारुल। 1 साल पहले रखे थे, 8 लाख के हीरे थे, आज देखता हूँ तो है नहीं लॉकर में। या आपने डाले ही नहीं होंगे, या डाल के निकाल लिए होंगे, भूल गए होंगे आप। हाँ, बैंक मैनेजर भी यही कह रहा था। आपकी भूलने की बीमारी बहुत महंगी पड़ेगी हमें जी। कहाँ गए होंगे इतने हीरे? जोर डालिए दिमाग पर। डायमंड मर्चेंट योगेश सांघवी को याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने लॉकर से हीरे कब निकाले थे और वो कहां रखे थे। बैंक का मैनेजर पूरे दावे के साथ कह रहा था कि खुद योगेश के अलावा बैंक के लॉकर को कोई छू भी नहीं सकता। दरअसल ये सन 2008 का किस्सा था। फिर 2010 में जब दोबारा यही घटना हुई तो सबके कान खड़े हुए और जुबान पर एक ही बात थी, काश 2 साल पहले इस मामले पर गौर किया होता। थैंक यू। क्या पागलपन है यार, अब नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे विनायक जी, पिछली बार मैं मानता हूँ, चलो डाउट था, दिमाग में नहीं रहा क्योंकि 1 साल से मैंने लॉकर को छुआ नहीं था, पर इस बार मुझे सब याद है। पिछले हफ्ते मैंने 1 करोड़ 90 लाख के हीरे अपने लॉकर में रखे थे, पिछले बुधवार को। विनायक जी, किसी ने मेरा लॉकर खोला है, जरूर खोला है, पक्की बात है ये। मैं भी हैरान हूँ क्योंकि 3 दिन पहले केतन भाई बारोट ने भी आपके जैसी एक शिकायत दी थी। केतन भाई आपकी की तरह एक डायमंड मर्चेंट है। विनायक जी, 43 लाख के हीरे रखे थे लॉकर में, अब वो वहां पर नहीं है। मैं आपको ठीक से याद है कि आपने लॉकर में रखे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने निकाल लिए थे? मिस्टर मैनेजर, 43 लाख के हीरे थे वो, कोई चिल्लर रकम नहीं थी कि मैं रख के भूल जाऊं। नक्की मेरे लॉकर से चोरी हुई है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मास्टर की मेरे पास हो, और जब भी कस्टमर आते हैं तब लॉकर का दरवाजा सिर्फ मैं खोलता हूँ। अभी ये सब कैसे हो रहा है? ये तो पुलिस ही पता करके बताएगी विनायक जी। सर, 2008 में भी मेरे 8 लाख के हीरे लॉकर से गायब हुए थे, और तब भी मैंने ये बात उठाई थी। सच में मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लॉकर खोलने के लिए पहले मास्टर की डालनी पड़ती है ना? जी, और मास्टर की सिर्फ मेरे पास रहती है। ये मास्टर की जो सिर्फ मेरे पास होती है, और इसके साथ कस्टमर्स अपने लॉकर्स की प्राइवेट कीज यूज करके अपने लॉकर्स खोलते हैं। योगेश भाई, आप अपना लॉकर खोलिए। सर, मुझे मास्टर की यूज कर रही हूँ। देखिए सर, अब खुल गया।
सर किसी भी लॉकर को खोलने के लिए कस्टमर की और मास्टर की दोनों को एक साथ यूज करना पड़ता है, उसके बगैर लॉकर खुल ही नहीं सकता। और इसलिए केतन भाई और योगेश भाई के लॉकर्स और किसी ने खोले हो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप योगेश भाई और केतन भाई आप डायमंड मर्चेंट्स हो? जी। दूसरे डायमंड मर्चेंट्स हैं जिनके हीरे आपके लॉकर्स में हो? हाँ, करीब 50 डायमंड मर्चेंट्स हैं जिनके लॉकर्स हैं यहाँ पे। उन्हें फ़ोन कीजिए और कहिए कि जल्द से जल्द आकर अपने अपने लॉकर्स चेक कर लें। जहाँ ये 2 के साथ हो सकता है वहाँ 20 के साथ भी हो सकता है। मेरे डायमंड्स किधर है विनायक जी? पूरे 40 पेटी का माल था मेरा। ये डब्बा खाली क्यों है? क्या था इस पे? अरे जो भी था है कहाँ? अरे 12 लाख का एक डायमंड था, 100 लीटर। 32 लाख ना हीरा आता हमारा विनायक जी। कहाँ गए मेरे डायमंड? तो भगवान, मेरी तो 8 लाख ही गई। विनायक भाई, मैंने अपने हाथों से 19 लाख के हीरे इसमें रखे। कमाल, ये सेफ्टी वॉल्ट है या कूड़ा था? आज रखा कल खाली। मुझे अपने हीरे वापस चाहिए विनायक। सर, अभी तक 18 कस्टमर के लॉकर में से डायमंड गायब हुए हैं। टोटल लॉस है 12 करोड़। 12 करोड़? हाँ सर, सभी डायमंड मर्चेंट हैं, लाखों करोड़ों में ही खेलते हैं। वही, सबसे पहले सभी व्यापारियों की डिटेल्स निकालो। कहाँ से हीरे आ रहे थे और कहाँ के लिए जा रहे थे, और ये इतने लंबे अरसे तक वहाँ पर क्यों पड़े रहे? हो सकता। मैं पिछले 15 साल से इस ब्रांच को संभाल रहा हूँ सर। ऐसी अजीब सिचुएशन मैंने आज तक नहीं देखी। 12 करोड़ की हीरे चोरी हुए हैं मैनेजर साहब। ये अजीब सिचुएशन नहीं है, इमरजेंसी सिचुएशन है। बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा शॉक मैं ही हूँ। होना भी चाहिए, क्योंकि मास्टर चाबी तो आप ही के पास होती है। आप कहना क्या चाहते हैं? इस सब में मैं शामिल हूँ? आपके और आपके बैंक एम्प्लॉयज़ के अलावा लॉकर रूम में कोई और जा ही नहीं सकता। बैंक का हर एक एम्प्लॉई हीरो की तरह तराशा हुआ है सर। हर एक का रिकॉर्ड साफ है। हम हीरे और जौहरी दोनों को दोबारा से तराशेंगे मैनेजर साहब, वो भी हमारे अपने तरीके से। मुझे हर एक एम्प्लॉय की रिकॉर्ड फाइल चाहिए, और सबसे ऊपर होगी फाइल आपकी। लॉकर्स को बाकायदा उनकी करेक्ट चाबियों से खोला गया है। पर कैसे? जी सर, मैं मेरी ओर से फुल कोऑपरेशन दे रहा हूँ पुलिस को। जी वही तो सर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब मेरी ब्रांच में कैसे हो गया। राइट सर, यस सर, आई विल गेट इट डन। यस, ओके। ऐसे कैसे हीरे गायब हो गए? अरे वही तो पारुल, सब सोच में पड़ गए हैं, पूरा हीरा मार्केट हिल गया। पुलिस तो 1 महीने से अपना काम कर रही है ना? हाँ, क्या काम कर रही है भगवान जाने। देखिए, छोड़िएगा नहीं, लगे रहिएगा। अरे ऐसे कैसे छोड़ूंगा पारुल, सब व्यापारी लोग से बात करूंगा मैं। 12 करोड़ के हीरे गायब हुए। अरे बाप रे, 12 करोड़ के? और नहीं तो क्या। अच्छे देखिए सर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरे डायमंड मार्केट का बैंक्स पे से विश्वास ही उड़ जाएगा। अगर हमारा माल हमारे लॉकर से गायब होता रहा तो हम किसके पास जाएंगे सर?
सर अगर मास्टर की के बिना लॉकर खुल नहीं सकता तो इसका मतलब कोई ना कोई मास्टरमाइंड है इसके पीछे। जहाँ पे ब्रांच है वहाँ के पुलिस स्टेशन के क्राइम ब्रांच को मैं इस केस पे लगाता हूँ। केस जिसे भी दीजिए, हमें हमारा माल वापस मिले। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ सर, हमने हमारा माल मरोज हुई। जानता हूँ श्याम जी, लेकिन आप सबको भी मानना होगा कि ये कोई आम चोरी का केस नहीं है। इतने बड़े बैंक के लॉकर से हीरे रोज गायब नहीं होते। आप सबको थोड़ा सब्र करना होगा। मुजरिमों को पकड़ने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। बस अब आप ही से उम्मीद है सर। सर, लोकल पुलिस ने इस केस में अभी तक जो भी तहकीकात की है उसके सारे पेपर्स ये हैं। तानाजी, नितिन और जगत को भी इस केस पे ले लो और इंस्पेक्टर वाडेकर के साथ एक मीटिंग फिक्स कर दो। पता चले जांच में वो लोग कहाँ तक पहुंचे थे और कहाँ के रुके थे, और रुके तो क्यों रुके थे। यस सर। ब्रांच के सभी एम्प्लॉय, यहाँ तक कि मैनेजर विनायक भी, सबके रिकॉर्ड स्कैन किए लेकिन कहीं भी कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली। मतलब ये किसी बाहर वाले का काम है, लेकिन इस बाहर वाले को सिर्फ मास्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उस हर लॉकर की चाबी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर लॉकर की एक अलग चाबी होती है जो सिर्फ कस्टमर के पास होती है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, लॉजिक नहीं बनता। तो आपका अनुमान है कि बैंक के अंदर से कोई गड़बड़ नहीं है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। मैं अपने पियून्स और सिक्योरिटी वालों को भी गारंटी दे सकता हूँ कि इनमें से कोई भी ऐसे कामों में शामिल नहीं है। जी हाँ, इंस्पेक्टर वाडेकर के रिपोर्ट ने भी आपके सारे स्टाफ को क्लीन चिट दी है और मैं भी इस बात को मानता हूँ। हाँ, और ये डेफिनेटली किसी अंदर वाले का काम नहीं। मतलब ये किसी बाहर वाले का ही काम है, लेकिन अंदर वालों की मदद के बिना इस बाहर वाले को पकड़ना थोड़ा मुश्किल ही होगा, राइट? 397, 395, 282, 227 and 228, 251, 182, 382, 238, 298, 373 and 375, 259, 346, 201, 405, 212 and 336। सर 18 के 18 लॉकर्स डायमंड मर्चेंट्स के हैं। और ये बात वो डायमंड चोर भी जानता था। वो ये भी जानता था कि इन सारे लॉकर्स में डायमंड्स है। यस सर। सर सोचने वाली बात तो ये भी है कि वो चोर और वो भी बाहर वाला, उसके हाथ मास्टर की और कस्टमर के लॉकर की चाबी कैसे लग गई? अगर आपने कुछ लॉकर में रखा है तो उसे वहीं होना चाहिए, और अगर वो वहाँ नहीं है तो आप ही ने उसे निकाला होगा और भूल गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 8 लाख के हीरे अपने लॉकर से निकालूं और भूल जाऊं? ये 2008 की बात है सर, जब योगेश भाई ने पहली बार हीरे गायब होने की कंप्लेंट की। लेकिन कोई रिकॉर्ड ही नहीं जो ये साबित कर सके कि ये चोरियां कब हुई थी। सर इनमें से कई व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने अपने लॉकर कई सालों से नहीं खोले। क्या ऐसा हो सकता है कि व्यापारी अपना लॉकर ऑपरेट ही ना करे? ये जो हमारे कस्टमर्स हैं वो मंजे हुए हीरो के व्यापारी हैं, उन्हें बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें हम पर भरोसा है, और ये भरोसा ही हमारी कमाई है जो आज दाव पर लगी। मिस्टर विनायक, आपका भरोसा तो 2008 में ही दाव पे लग गया था, तब से शायद उससे भी पहले ये चोरियां हो रही है। मुझे 2008 से लेकर आज तक के सारे रिकॉर्ड चाहिए। मिल जाएंगे सर। लॉकरों में कौन आया था, कब आया था और क्यों आया था, सारी एंट्रीज। समझ गया। आपके 350 लॉकर्स हैं, जिन जिन लोगों को आपने ये लॉकर्स अलॉट किए उन सब के डिटेल्स चाहिए, सब के सब। मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए सर, सारे रिकॉर्ड्स आपके सामने होंगे। हर लॉकर की चाबी अलग है, खांचा भी अलग है सर। और मास्टर की का खांचा हर लॉकर के लिए सेम ही होगा। सर समझो किसी ने मास्टर चाबी का डुप्लीकेट बना भी दिया, लेकिन बाकी सारे लॉकर्स का डुप्लीकेट कैसे बन सकता है? हाँ, अगर कस्टमर से चाबी गुम हो गई हो तो पॉसिबिलिटीज़ है ना। पॉसिबल ही नहीं। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि 18 लॉकर के मालिकों की चाबी गुम हो गई तो इस चोर को भी, इसे पहले से ही पता था कि लॉकर में डायमंड है। मतलब लॉजिक बहुत फैल जाता है। फिर भी सर एक बार इन सबसे पूछ ही लेते कि कभी चाबी खोई थी इनसे। ठीक है, पूछ लो, क्योंकि इस केस की चाबी भी इन चाबियों के राज में छुपी हुई है। नहीं, मैंने आज तक कभी अपने लॉकर की चाबी नहीं। सवाल ही नहीं उठता सर, मैं अपने लॉकर की चाबी कभी किसी को छूने तक नहीं देता। सर लॉकर की चाबी मैं अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखता हूँ। और तो और मेरी मिसेस को भी नहीं मालूम कि मैं अपने लॉकर की चाबी कहाँ रखता हूँ। लॉस्ट। तो ये चाबी खोने वाली पॉसिबिलिटी को हम लोग रूल आउट कर देते हैं। सर 3 साल से चल रहा था समझो, 2008 में सामने आया,
लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया सर। सर हो सकता है किसी ने हर एक लॉकर की डुप्लीकेट चाबी बनाई हो। पर कैसे? लॉकर के ताले से डुप्लीकेट बनाना बहुत माथाफोड़ी का काम है सर। अक्सर हम लोग जुर्म होने के बाद सोचते कि ये जुर्म कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा। जो भी है, ये केस पुलिस, पब्लिक और बैंक तीनों के लिए कीमती सीख देने वाली है, ताकि भविष्य में जाके हम लोग सतर्क रहें। सर, पिछले 3 साल में लॉकर रूम में कौन अंदर गया और कौन बाहर आया, पूरा चिट्ठा इसमें। हर एक एंट्री को बारीकी से स्कैन करना, किसी भी एंट्री को मामूली मत समझना। जरा सा भी शक हो जाए तो नोट कर लेना। इन रजिस्टर में एक एंट्री ऐसी है जो हमें इस केस के मास्टरमाइंड तक लेके जाएगी। सर यहाँ 307 में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। 307 में तो मेरे पास भी 2 एंट्रीज है। सर, मेरी लिस्ट में 16 ऐसे कस्टमर हैं जो बार बार लॉकर चेक करने के लिए आते रहे और हर बार ही लंबे टाइम के लिए रूम के अंदर रुके। मेरी लिस्ट में 13 ऐसे हैं सर। और मेरी लिस्ट में 11 है सर। लेकिन इन 11 में से एक कस्टमर ऐसा है जिसने पिछले 3 साल से अपना लॉकर खोला ही नहीं। मेरे लिस्ट में 14 ऐसे लोग हैं। हर एक लिस्ट के हर एक आदमी को बारीकी से स्कैन करना होगा, बाल की खाल निकालनी है। सर, ये जो 20 नामों की लिस्ट आपने मुझे भेजी है, उसमें से ये जो 17 लोग हैं उन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ। क्या ये सभी के सभी डायमंड मर्चेंट्स हैं? हाँ, टॉप के डायमंड मर्चेंट। और बाकी के 3? बाकी के 3 में रंजीत आचार्य, दामोदर काकड़े और आदिल हुसैन। इसमें से रंजीत और दामोदर को मैं पहचानता हूँ। सर, ये रंजीत और दामोदर ये दोनों दोस्त हैं और डायमंड मार्केट में छोटे मोटे ब्रोकर्स हैं। इन दोनों का काफी आना जाना है लॉकर रूम में। जब भी आए काफी देर तक लॉकर रूम में रुके। आप एंट्री एग्जिट देख सकते हैं। हाँ, अक्सर ये दोनों साथ में ही आते हैं और दोनों दोस्त हैं, इसलिए मैंने उनको लॉकर रूम में साथ में जाने की परमिशन दी है। दोनों दोस्त हैं तो एक बात और भी है सर, जब से इस केस की तहकीकात शुरू हुई है तब से लेकर आज तक उन दोनों ने लॉकर ऑपरेट ही नहीं किया है। हो सकता है उन दोनों को भनक लग गई होगी कि पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही है। और ये तीसरा, आदिल हुसैन, 3 साल हो गए लॉकर लेकर, लेकिन एक बार भी विजिट नहीं। मुझे चेक करना पड़ेगा। विनायक जी, मुझे रंजीत और दामोदर इन दोनों के सारे अकाउंट और ट्रांजैक्शन के डिटेल्स चाहिए। जो भी जानकारी आप दे सकते हैं वो सभी मुझे चाहिए। मिल जाएगी। और ये आदिल हुसैन, उसके भी सारे डिटेल्स चाहिए। जी। थाना जी, डायमंड मार्केट में चुपचाप से पता करो ये रंजीत और दामोदर काम क्या करते हैं और कब से करते हैं। जो भी जानकारी मिले सब निकालो। सर। तो सुना है रंजीत आचार्य, लेकिन ये कोई खास आदमी नहीं है मार्केट में। छोटा ब्रोकर होगा ये कोई। दामोदर और रंजीत जानता हूँ, दोनों ब्रोकर्स हैं, पर कभी उनके साथ धंधा नहीं किया। मैं नहीं बोल सकता ये लोग कितने पानी में, पर शायद मैंने कभी उनके साथ काम किया भी होगा। पर ये ब्रोकर लोग का ऐसा है सर, यहाँ रोज कोई ना कोई हीरो ब्रोकर बनकर टपक जाता है, लेकिन चिपकता कोई नहीं। रंजीत आचार्य, दामोदर काकड़े और आदिल हुसैन, ये इस बौखलाने वाले केस के पहले 3 सस्पेक्ट थे, लेकिन इनके खिलाफ अब तक कोई ठोस सबूत नहीं था। ये केस जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, इन तीनों नामों से जुड़े कई अजीब वाकयात सामने आए। अब लगने लगा कि ये तीनों शायद मुजरिम हो सकते हैं। विनायक जी, रंजीत आचार्य, पर्सनल डिटेल्स में आपने इसका कांटेक्ट नंबर ही नहीं दिया। दामोदर काकड़े, 2008 में आपने इसका अकाउंट ओपन किया था, जिसको इंट्रोड्यूस किया था इसी रंजीत आचार्य ने। रिकॉर्ड में इसका भी कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। पता नहीं ये नजर से कैसे चूक गया। ये बातें आपके नजरों से चूकी ना होती ना, तो ये प्लान पहले ही पकड़ा जाता शायद। ये आदिल हुसैन, इसे भी रंजीत आचार्य ने इंट्रोड्यूस किया। इसने 3 साल से लॉकर ऑपरेट ही नहीं किया।
शुक्र है उसने अपना लैंडलाइन नंबर तो दिया है। और एड्रेस तो रंजीत आचार्य के घर का है जो मीरा रोड में रहता है। और ये दामोदर भोरी हुई। मुझे लगता है इस बार कील हमने सर के बीचों बीच ठोकी। मेरे रंजीत और दामोदर के एड्रेसेस दोनों को घर से उठा कर लेकर आदिल हुसैन इसका लैंडलाइन नंबर ट्राई करो और उसको भी उठा कर लेकर आओ। तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये टेलीफोन नंबर अस्थायी रूप से बंद है। हाँ, ये रंजीत आचार्य है और अब ये यहाँ नहीं रहते। 3 साल पहले हमारे किराएदार थे। अब ये कहाँ रहता है? सॉरी, पता नहीं। इसका कोई परमानेंट एड्रेस एग्रीमेंट तो बना होगा? वो दरअसल ऐसे कुछ बना नहीं था क्योंकि हमारा प्लान था इस घर में रहने का, तो कुछ बना भी होगा तो मुझे याद नहीं। और जैसे ही वो छोड़कर चले गए हम लोग शिफ्ट हो गए। मैं इनको नहीं जानता। ये दामोदर काकड़े काकड़े हो या कोई और, उसने यहीं का एड्रेस दिया है। एड्रेस शायद गलत भी हो सकता है और आदमी भी गलत हो सकता है। वैसे इस आदमी को यहाँ आसपास देखा है कभी? इस मोहल्ले के कौवे और चिड़ियों को भी मैं पहचानता हूँ, लेकिन इनको कभी नहीं देखा। 44595 ये नंबर तो 4 साल पहले डिस्कनेक्ट हुआ था सर। तब से खाली पड़ा है, किसी ने लिया ही नहीं। ये किसका नंबर हुआ? ये सर किसी अल्ताफ हुसैन का हुआ करता है। ये एड्रेस तो होगा इस अल्ताफ हुसैन? अंधेरी वेस्ट का एड्रेस है सर। ये तो आदिल है। हाँ, ये कहाँ मिलेगा? अब मैं क्या जानूं, लेकिन ये सब जो मकान है ना, इस जगह पहले एक बहुत बड़ा मकान हुआ करता था और वो मकान था आदिल के अब्बू अल्ताफ हुसैन का। कोई 10 साल पहले अल्ताफ भाई ने वो मकान बेच दी और उसकी जगह ये सारे मकान आ गए और वो लोग तो भाई चले गए कहीं और। कहाँ? ये तो पता नहीं, पर सुनने में आया है 6 साल पहले अल्ताफ भाई का इंतकाल हो। ये आदिल तो सुना है कि कोई दर्जी की दुकान चलाता। अच्छा, इसका कोई हीरो के व्यापार के साथ कोई ताल्लुक था? हीरे? यानी वो असली वाले, वो चमकने वाले? हाँ, वही चमकने वाले, असली वाले। अरे नहीं भाई, आदिल के अब्बू तो चाबी बनाने का काम करते थे। चाबी बनाने का काम? अच्छा, तो आप बता सकते हैं कि कहाँ मिलेगा वो? मेरे लड़के को मालूम होगा। माजिद? क्या आदिल का बाप चाबियां बनाता था? अरे आदिल मामूली सा दर्जी और बैंक में लॉकर, बात कुछ हजम नहीं। एक काम कर, इससे पहले कि आदिल हाथ से निकल जाए उसको उठा कर लेकर आओ। क्यों नहीं रहा? आदिल हुसैन जी, कौन हो तुम? क्या नाम? हमारा बैंक में लॉकर है जिसकी चाबी खो गई है, डुप्लीकेट बना कर दोगे? आदिल हुसैन, बैंक में लॉकर किस लिए लिया था? सब अब्बा कुछ पुश्तैनी जेवरात छोड़ गए थे। तुम्हारे अब्बा तो चाबियां बना देते, ये हुनर तुमने भी सीखा होगा। नहीं साहब, मैं उस लाइन में कभी नहीं गया। तुम किस लाइन में गए, किस लाइन से उतरे, बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं साहब। रंजीत आचार्य और दामोदर काकड़े, इन दोनों की लॉकर की चाबी बनाने में तुमने मदद की थी, हाँ या ना? देखो आदिल, जुबान पे लगा हुआ ताला बिना चाबी के खोलना जानते हैं, और उसके बाद ना उस जुबान की गारंटी रहती है ना उस इंसान की। अचानक से लड़खड़ा जाती है, हमेशा की। आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं, रंजीत और दामोदर इस वक्त कहाँ हैं? सर, दामोदर का तो पता नहीं, रंजीत सूरत में है। मेरे पास नंबर है उसका। तुम उन दोनों के साथ लॉकर से हीरे चुराने में शामिल थे? सर, उनकी प्लानिंग तो चल रही थी, पर जब उन्हें पता चला कि मैं उनके लिए चाबी नहीं बना पाऊंगा तो वो किसी और के पास चले गए। सर, फिर जो भी किया मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। ठीक है, बाकी की जानकारी हम लोग रंजीत से ही ले लेंगे, लेकिन तुम हमारे साथ सूरत आ रहे हो और रंजीत को तुम हम तक पहुंचाओ। कोई भी चालाकी करने की कोशिश की, हम तुम्हें कहाँ भेजेंगे पता है?
अरे भाई અહીં आओ ने શું છે ભાઈ? हम लोग मुंबई से हैं। हाँ तो मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपने काम पे जा रहा हूँ। पता है एक काम हमारा भी कर दो। क्या काम साहब? एक आदमी को फोन लगाना है। भाई का नाम है रंजीत आचार्य। फोन लगा। क्या बोलूँ साहब मैं? पता था टेंशन में दिले और भाई टेंशन देवानो। રંજીત તમારો ફોન છે। हेलो हेलो हेलो, हाँ रंजीत आचार्य? हाँ जी बोलू छू, તમે કોણ? हाँ आपके किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है और वो सिविल हॉस्पिटल में भर्ती है। कौन कौन रिश्तेदार? जी मुझे नहीं मालूम, उन्होंने आपका नंबर दिया था और नाम बताया था। मैंने आपको फोन कर दिया, ये मेरा काम था। आप जल्दी जाइए, सॉलिड खून बहा है। मैं रखता हूँ। हेलो हेलो, બધું ઠીક તો છે? किसी का फोन था कि तुम्हारे रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया, सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है वो। आगे कुछ बोला नहीं और फोन काट दिया। हाँ तो जाओ, भागो जल्दी। हो सकता है मेरी तरफ से कोई हो। હું પણ આવું? ना ना हूँ जाऊँ छू। રંજીતભાઈ પેશન્ટ અહીંયા છે। તમે કોણ? હા रंजीत, दामोदर तक तुम हमें लेके जाओगे और ना हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाएंगे, समझे? चल दामोदर को फोन लगा। दामोदर कौन हो तुम? चल रंजीत बुला रहा है। ये सब क्या हो रहा है? ये हमारे काम करने का तरीका है दामोदर। अब तुम लोग तुम्हारे काम करने का तरीका बताओ। कैसे खोले थे 18 लॉकर और गायब किए थे 12 करोड़ के हीरे। हाँ सलाम दामोदर भाई, बोलो। हाँ हेलो बशीर, लिंक रोड पे टर्निंग पे आ जाना। सब खैरियत तो है? हाँ हाँ सब खैरियत है। क्या है, दोस्त की गाड़ी खराब हो गई है, चाबी गटर में गिर गई है। आके देख लेते तो अच्छा होता। सेंट्रल लॉकिंग है ना। अच्छा ठीक है, एक 10-15 मिनट में आता हूँ मैं वहाँ पे। हाँ हाँ मैं लिंक रोड के टर्निंग पे खड़ा हूँ। अरे सलाम दामोदर भाई। अच्छा तो ये है गाड़ी? हाँ यही है गाड़ी, लेकिन इसकी चाबी मिल गई। अरे दामोदर भाई फोन तो किया होता। नहीं नहीं बशीर, और एक लॉक है जिसकी चाबी बनानी। लॉकअप। अरे क्या बात है, पर ये सब किया कैसे उन्होंने? मुझे अभी तक पता नहीं चला कि उन्होंने ये सब किया कैसे। पुलिस ने अभी अभी उन्हें पकड़ा है तो सोचा आप सबको इन्फॉर्म कर दूं। अफसोस है कि ये सब मेरी ब्रांच में हुआ। अरे नहीं विनायक जी, मैं समझ सकता हूँ। बस अब तो यही उम्मीद करते हैं कि ये चोरी किए हुए डायमंड्स जल्द से जल्द वापस मिल जाएं सबको। हाँ बस यही उम्मीद है। इन चारों ने ये कैसे किया और इतने सालों तक इनकी ये चोरी कभी पकड़ी क्यों नहीं गई? ये सवाल इस केस से जुड़े हर आदमी को परेशान कर रहा था। देखो तुम चारों पकड़े गए हो तो जितनी जल्दी और जितनी सफाई से अपना जुर्म कबूल करोगे सबकी सेहत के लिए अच्छा होगा। वरना टूटी हड्डी पसलियाँ, हॉस्पिटल का आईसीयू, रोते रिश्तेदार ना हमारे फायदे के हैं ना तुम्हारे। मैं और दामोदर हम दोनों डायमंड मार्केट में छोटी छोटी दलाली करते थे, दोस्त बने। फिर हमें पता चला कि बड़े बड़े व्यापारी अपने हीरे कहाँ रखते हैं। वो लोग कम तक लॉकर ऑपरेट नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि लॉकर में हाथ डाल के हीरे निकालना इतना आसान है। कुछ मुश्किल नहीं है यार। देख मेरा उस बैंक में लॉकर है 1 महीने से, तो मैंने रजिस्टर देखा है कौन कौन से व्यापारी कहाँ कहाँ माल रखते हैं, सब मालूम है। तो तुझे ये भी मालूम होगा कि हर लॉकर की एक मास्टर की होती है। एक तो वो बनवाओ, ऊपर से हर लॉकर की अलग अलग चाबियाँ बनवाओ।
थोड़ा सोच समझ के बोलना है। सब सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। देख, मेरा लॉकर ऊपर की तरफ, पहुँचने के लिए सीढ़ी यूज़ करेंगे। हाँ, लेकिन मास्टर की तो मैनेजर की मुट्ठी में होती है। तो क्या हुआ, मैनेजर अपनी मुट्ठी में ना पटा के रखा है मैंने उसको। देख, अपने को एक फर्स्ट क्लास चाबी बनाने वाला एक चाबी बनाने वाला है मेरे ध्यान में, बहुत अच्छा कारीगर है। देख, वो करेक्ट निकला ना तो अपन एकदम एक लंबा हाथ मारेंगे। सबसे पहले मैंने दामोदर का अकाउंट खुलवाया और फिर लॉकर। दामोदर आदिल के बाप अल्ताफ हुसैन को जानता था, जो एकदम डॉक्टर कारीगर चाबी था। दामोदर भाई, मेरे अब्बा चाबी की लाइन में थे। चाबी की लाइन में नहीं हूँ, मैं टेलर की लाइन में। हाँ, लेकिन तुम्हें चाबी बनाना आता तो होगा ना? हाँ, तो ट्राई मार सकता हूँ। वो भाई, वो ट्राई बाय नहीं मारना, अंदर घुसना पड़े। क्या हज़ारों लाखों का मामला नहीं, करोड़ों की बात है, हीरो का मामला। क्या भाई आदिल ना, समझ में आया ना? माफ़ करना भाई, नहीं हो सकता, ये ताले बहुत पेचीदा हैं। अरे भाई, मांगता है उतना टाइम लेना यार। भाई, टाइम का सवाल नहीं है, ये काम सिर्फ कोई पेशेवर कारीगर ही कर पाएगा, और वो भी कोई धुरंधर। मैं दर्जी हूँ भाई। क्या ये काम अपना बशीर कर पाएगा? कौन बशीर? बशीर भी एक चाबी बनाने वाला है, बहुत अच्छा कारीगर है। हाँ, बशीर भाई शायद कर पाएंगे, और उनका हाथ भी एकदम साफ है। पहले लाने का था ना उसको। कमाल है यार। ठंडे दिमाग और प्यार से और ताला खुल सकता है। बैंक के लॉकर का? हाँ, क्यों नहीं, बैंक वाले की मेन चाबी होती है और दूसरी चाबी लॉकर के मालिक की। डुप्लीकेट चाबी बनाने के लिए हम तुझे बैंक के अंदर नहीं ले जा सकते। और हाँ, ये दोनों चाबी हम बैंक के बाहर भी नहीं ला सकते हैं दोस्त, तो फिर डुप्लीकेट बनाओगे कैसे? साहब, डुप्लीकेट चाबी बनाने के लिए बैंक के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग खाली लॉकर की तरफ पहुँच सकते हैं। चाबी कैसे बनानी है, लॉकर कैसे खोलना है, मेरी जिम्मेदारी। तो फिर चाबी कैसे बनी? वो मेरा लॉकर ऊपर था, तो सीढ़ी पर मैं ही चढ़ता था, विनायक कभी नहीं चढ़ा। वो मुझे मास्टर की मेरे हाथ में दे देता था। अरे रंजीत भाई आप अपना लॉकर नीचे क्यों नहीं शिफ्ट करवा लेते? नीचे का लॉकर खाली पड़ा है, आप बोलो तो आज ही शिफ्ट करवा देता। नहीं, वो वहीं ठीक है, वो ग्राउंड फ्लोर पसंद नहीं मुझे। अब पता नहीं है, ऐसा कुछ है वहम सा तो। चलिए कोई बात नहीं। अरे ये मास्टर की लीजिए और लॉकर खोल के चाबी मुझे वापस दीजिए। हाँ, थैंक यू। सॉरी, बार बार मेरी वजह से आपको तकलीफ होती है। कोई बात नहीं, इसमें सॉरी की क्या जरूरत है, ये हमारा काम है। क्या हुआ? अब वो सॉरी, चाबी गिर गई। हाँ, पता नहीं कहाँ गिरी, वो शायद उधर कहीं पे। कहाँ गई चाबी? वो वहाँ पे। हाँ, ये सॉरी विनायक जी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। अरे आप बार बार सॉरी मत कहिए रंजीत जी, ये तो हमारा काम है कस्टमर की सेवा करना। खुल गया? हाँ जी, थैंक यू।
बशीर मुझे एक सॉफ्ट की बना कर देता था जो मैं अपने लॉकर पर आजमाता था। उसके खांचों के निशान इस सॉफ्ट की पर पड़ जाते हैं। 2 दिन का टाइम चाहिए और एक ऐसी चाबी बना कर दूंगा। काफी मेहनत बाद बशीर ने परफेक्ट मास्टर की बना के दी। अब मैंने मास्टर की मेरे अपने लॉकर पर फिर से ट्राई की। मैंने अपना लॉकर बंद किया और फिर डुप्लीकेट मास्टर की से दोबारा लॉकर खोला। अब मेरे हाथ मास्टर की लग गई थी। हमारा आधा काम हो चुका था। अब हमें वो सभी लॉकर्स पहचानने थे जो हमें ढूंढने थे। ये वाला, चूंकि हम डायमंड मार्केट में काम करते थे, हमें मालूम था वो कौन से व्यापारी हैं जिनके डायमंड लॉकर में हैं और एक अरसे से बंद पड़े हुए हैं। कभी मैं अकेला, कभी दामोदर अकेला, कभी हम दोनों साथ में उन लॉकर्स के खांचों के निशान लेते थे। इन सभी के स्टेटमेंट ले लेना। मिस्टर विनायक, इन तीनों के अकाउंट्स खोलते वक्त, लॉकर्स अलॉट करते वक्त डॉक्यूमेंट्स को लेकर सतर्कता दिखानी चाहिए। आदिल हुसैन का तो बैकग्राउंड ही चेक नहीं किया था आपने। हाँ, ये मानता हूँ मैं, ये मुझसे गलती हो गई। आप लॉकर की मास्टर की रंजीत के हाथ में देते थे, बड़ी गलती थी आपकी। रंजीत और दामोदर दोनों एक साथ लॉकर रूम में जाते थे, दूसरी बड़ी गलती थी आपकी। कोई भी कस्टमर अगर नॉर्मल से भी ज़्यादा वक्त लॉकर रूम में बिताता है, वो भी बार बार, उसे नोट करना चाहिए था। कस्टमर को खुश करने के चक्कर में मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा, और मैं कस्टमर को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्हें फ़ोन करके याद नहीं दिलाता था कि आकर के अपना लॉकर चेक कर ले। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है पता है आपको? सन 2008, हाँ, जब योगेश भाई के हीरे गायब हुए थे, तब सभी लोगों ने उनकी याददाश्त पर उंगली उठाई थी। हाँ, काश तभी अगर मैंने मैनेजमेंट को कंप्लेंट की होती, इंक्वायरी बिठाई होती, तो आज ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। आगे के लिए सतर्क रहे और गलतियों से कुछ सीखे, ताकि दोबारा आपको काश कहने की नौबत ना आए। आई विल, थैंक यू। अब आगे से बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, लॉकर को बार बार चेक करना पड़ेगा। उन्होंने इसी बात का फ़ायदा उठाया, हम लोग सालों तक लॉकर चेक ही नहीं करते। पर जो कुछ उन्होंने चुराया वो हमें वापस मिलेगा भी या नहीं? देखते हैं, कल पुलिस स्टेशन बुलाया। हमने उनसे काफ़ी हीरे बरामद किए जो उन्होंने हाल ही में चुराए थे। हमने कोर्ट में पिटीशन की है कि उनकी सभी प्रॉपर्टीज अटैच की जाए, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि बाकी का माल भी जल्द से जल्द बरामद हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। जब तक चुराए हुए हीरे बरामद नहीं होते, तब तक चारों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। लूटे गए हीरों में से 90% हीरे आरोपियों से बरामद कर लिए गए, फिर उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया और कुछ समय बाद चारों को बेल मिल गई। सभी मुख्य आरोपियों को अपनी जीवनी के लिए नए व्यवसाय चुनने पड़े। इस केस में मुजरिमों ने एक बहुत सिंपल सी बात को नजरअंदाज कर दिया, जो ये थी कि हीरों की दुनिया सिर्फ मुट्ठी भर पड़ी है और यहाँ इतनी बड़ी चोरी करने के बाद पकड़े न जाना लगभग असंभव है।
जिन व्यापारियों को उनके गायब हुए हीरे वापस मिले वो अब चैन की सांस ले रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी ये बहुत बड़ी सीख साबित हुई है कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रक्रिया फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हमें 24 घंटे चिंता की गिरफ्त में रहकर हर राई का पहाड़ बनाना चाहिए, लेकिन हाँ, हमें रेगुलरली अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में एक चेकलिस्ट जरूर बनानी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई सिंपल सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात को हम नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं। काश हमने लिख कर रखा होता, काश हमने चेक किया होता, काश हमने आइडेंटिटी कार्ड मांगा होता, काश हमने वेबसाइट पर क्लिक ना किया होता। काश, ये एक ऐसा एहसास है जो जिंदगी को रिवाइंड करना चाहता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये संभव नहीं है। पर हर बार दिल जब काश कहता है, तब दिमाग अगर कुछ सीख ले तो कम से कम वो गलती दोबारा नहीं होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ कल रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त पर सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।